प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अध्याय 3 यानी वैद्युत रसायन की प्रकरण 5 विद्युत अपघटनी सेल तथा वैद्युत अपघटन पर चर्चा करेंगे। प्रकरण को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम समझेंगे वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। तो वैद्युत अपघटनी सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो वैद्युत अपघटनी सेल विद्युत अपघटन द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब हम इसका उदाहरण समझेंगे। हमने उदाहरण लिया है कॉपर वैद्युत अपघटनी सेल। इसमें प्यारे विद्यार्थियों, एक ही पात्र में दो इलेक्ट्रोडों को लिया जाता है। यहाँ पर हमने कॉपर के दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, एक अशुद्ध है एक शुद्ध है। शुद्ध का हम एनोड बनाते हैं और कॉपर का शुद्धिकरण करते हैं। तो जैसे दो इलेक्ट्रोड है कॉपर के, एक को हम बाह्य बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं और दूसरे को जो शुद्ध है थोड़ा सा जोड़ते, उसे पतला सा होता है वो, उसे हम माइनस टर्मिनल से जोड़ देते हैं और विद्युत धारा सेल में एंट्री होती है और उसके द्वारा वैद्युत अपघटन होता है। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 विलयन में लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हम इसको यहाँ पर तार के द्वारा जोड़ते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो बैटरी या बाह्य स्रोत हमारे एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जो कि प्लस टर्मिनल द्वारा जुड़ा हो, क्योंकि प्लस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं बैटरी के भी। तो प्लस वाला हमारे सेल से इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन देता है। और इलेक्ट्रॉन देने की क्रिया आपको पता है ऑक्सीकरण। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम कहते हैं एनोड। इस तरह से इसे समझते हैं। और बैटरी इलेक्ट्रॉनों को ले लेती है, जिसके कारण इस कॉपर का ह्रास होता है, इलेक्ट्रोड से कॉपर का ह्रास होता है। कॉपर का आयन Cu डबल पॉजिटिव आयन इस विलयन में निमज्जित हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है और दो इलेक्ट्रॉन इस बैटरी को दे दिए जाते हैं। अब तार के माध्यम से बैटरी में चले गए, बैटरी फिर इलेक्ट्रॉन देती है दूसरे इलेक्ट्रोड को। जैसे दूसरे इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो विलयन से कॉपर पॉजिटिव आयन जितने भी हो वो सब इस इलेक्ट्रोड की ओर भागते हैं और दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इस इलेक्ट्रोड पर चिपक जाते हैं, निमज्जित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रोड, इसलिए इस पर अपचयन की क्रिया होगी, रिडक्शन की अभिक्रिया होगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया रिडक्शन या अपचयन। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से कैथोड पर धातु का निक्षेपण हो जाता, जमा हो जाती है और इससे निक्षेपित होती है और आपस में विद्युत इस प्रकार इलेक्ट्रोडों का और विद्युत अपघट्य का अपघटन होता है। और अशुद्ध कॉपर से, जैसे अशुद्ध कॉपर से कॉपर के आयन टूटते रहते हैं तो साथ में कुछ अशुद्धि होती है, अशुद्धि नीचे जमा होती रहती है, लेकिन कॉपर के जो परमाणु हैं जो शुद्ध होते हैं, आयन होते हैं, वो दूसरे इलेक्ट्रोड पर चले जाते हैं, अशुद्धि नहीं जा पाती क्योंकि वो आवेशहीन होती है, आवेशित नहीं होती। इस प्रकार से इसे यहाँ पर जमा हो जाता है, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड पंख। एनोड की गंदगी से मतलब है। तो ये था विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटनी सेल। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी अपचयोपचयन, जो कि हमने कक्षा 11वीं में 8वें चैप्टर में डिटेल में पढ़ी है। बहुत सारे प्रकरण में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन देने की क्रिया ऑक्सीकरण, जिसे हम उपचयन भी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया रिडक्शन यानी अपचयन कहते हैं। तो अपचयोपचयन रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। रिडॉक्स रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां दे रहा है और ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो कॉपर का आयन डबल पॉजिटिव और ये डबल पॉजिटिव प्लस 2 ही कॉपर परमाणु यहाँ निमज्जित हो गया, यहाँ से निकल गया, निमज्जित हो गया। तो इसमें दो मोल इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ रही है। ऐसे ही यहाँ पर हम देखें उदाहरण के लिए, यानी स्टोइकियोमेट्री पर निर्भर करते हैं कि कितनी विद्युत की मात्रा चाहिए।
अब हम एग्जांपल लेते हैं एक मोल वाले पे कि सिल्वर आयन प्लस ई टेंड्स टू सिल्वर एटम्स में सिल्वर आयनों के लिए एक मोल के अपचयन के लिए सिल्वर के एक मोल है, यहाँ कोई अंक नहीं है तो एक, अगर 2 होगा तो 2 मोल, तो कुछ नहीं है तो एक मोल है, एक तो एज दिखे रहा हमें। तो एक मोल अपचयन के लिए, एक मोल कॉपर आयनों के अपचयन के, सिल्वर आयनों के अपचयन के लिए एक मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। अब एक मोल पे कितना आवेश होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6021 × 10⁻19 कूलम, ये आपको पहले से विदित है जूनियर स्कूलों से, हाई स्कूल से। और एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणा एक मोल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक मोल जिसे हम अवगाद्रो संख्या भी कहते हैं, आपको याद होनी चाहिए, याद होगी 6.02 × 10⁻23 प्रति मोल। इतने कण होते हैं एक मोल में, 6.02 × 10⁻23 कण प्रति मोल किसी भी पदार्थ की एक मोल में। और एक हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इतने इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6021 × 10⁻19 कूलम -19 कूलम। जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाता है 96,487 कूलम आवेश होगा प्रति मोल इलेक्ट्रॉनों पर। इस आवेश की इस मात्रा को हम 1 फैराड भी कहते हैं, और कभी ऑप्शन में ये ना देकर के लगभग आ जाता है 96,500 कूलम इक्वल टू, और इसे हम अप्रोक्सीमेट कहते हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेट दिस, और एग्जैक्ट वैल्यू इज 96,487 कूलम प्रति मोल, और इसे लगभग में मानते हैं। तो लगभग का मतलब है कम या हल्का सा कम या ज्यादा हो सकता है, ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, इसलिए इसे लगभग कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत अपघटन। अब हम बात करते हैं विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष। हमने सेल बना दिया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, कितना अपघटन होगा, कितनी मात्रा पदार्थ की निक्षेपित हुई या कितनी मात्रा निमज्जित हुई, ये निर्भर करेगा दिए गए आवेश की मात्रा पर कि बैटरी द्वारा कितना आवेश दिया गया और जिसने विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। प्रिय विद्यार्थियों, विद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष को समझने के लिए फैराडे ने 2 नियम दिए, जिन्हें हम फैराडे के नियम के नाम से जानते हैं। वेरी इजी है, केवल समझने की टेक्निक है, प्रिंसिपल सिद्धांत समझ जाना आपने बस। तो सिद्धांतों को आप समझे, फिर आपको ऑटोमेटिक प्रकरण याद आएगा। तो इसमें ये सिद्धांत होता है कि कितना पदार्थ निकला या कितना पदार्थ जमा हुआ, वो निर्भर करता है Q की मात्रा पर, विद्युत धारा की मात्रा पर। पहले हम गणितीय रूप देख लें तो M यानी निक्षेपित या अवक्षेपित, निक्षेपित या निर्मुक्त या जमा पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, जितना आवेश होगा उसके समानुपात होगा, उसके अनुपात में होगा। या M बराबर कुछ देर बाद वो फिक्स हो जाएगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित होनी समाप्त होगी, विलयन से ऊपर तक इसका विखंडन हो जाएगा और उसका संपर्क विलयन से टूट जाएगा, तब विद्युत धारा की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा, K स्थिर हो जाएगा, या यहाँ पर जड़ आ जाएगा स्थिरांक, और M इक्वल टू जड़ Q, या M इक्वल टू Q को भी तोड़ दिया, जड़ वैसे रहेगा, Q की वैल्यू I इंटू T, यानी कितना आवेश प्रति सेकंड और कितने समय तक बहा, आवेश की मात्रा निकालना समझ चुके हैं। तो ये पहला रूल है। ऐसे हम इस प्रकार से मानेंगे कि विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघटन में, विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघटन में रासायनिक विघटन की मात्रा, पदार्थ कितना विघटन हुआ, ये वाला कितना टूटा, ये वाला पदार्थ भी टूट जाता है, जो CuSO4 के कई परमाणु, कई कण परमाणु में नहीं टूटते, तो ये आयनों में नहीं टूटते, तो ये भी टूट जाते हैं विद्युत धारा के प्रवाह से। तो की मात्रा विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है, यानी जितनी धारा आएगी उतना पदार्थ निक्षेपित या निर्मुक्त होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये था दूसरा नियम कि यदि हम एक जैसी मात्रा विद्युत की या आवेश की समान मात्रा को, विद्युत धारा की समान मात्रा को अलग अलग इलेक्ट्रोड या विद्युत अपघटनी विलयनों और इलेक्ट्रॉनों पर प्रवाहित करेंगे, तो निमज्जित होने वाले पदार्थों का जो द्रव्यमान होगा वो उनके तुल्यांकी भारों से भाग देकर जो आएगा उसके समानुपाती, तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। और गणितीय रूप में उसे हम कह देते हैं W1/E1 इक्वल टू W2/E2 इक्वल टू W3/E3 इक्वल टू डॉट 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 पे आगे जितने हमने जोड़ रखे, और इक्वल टू W क्या है यहाँ पर, W1 W2 W3 W अनंत तक वे द्रव्यमान है, और E क्या है, E1 E2 E3 उनके तुल्यांकी भार है, यानी कुल कितना द्रव्यमान था उसके तुल्यांकी भार से भाग दे देंगे तो उतना पदार्थ निक्षेपित
होगा। द्रव्यमान बटे तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर विभिन्न वैद्युत अपघटनी विलयनों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती होती है। यही कैसा है, ऐसे ऐसे हमने 3 सेल ले लिए, E1, E2 या W1, W2, W3। इनमें समान मात्रा बाद ही श्रेणी क्रम में वाला आ जाता है, कई बार जोड़ दिया हमने इन तीनों को, तो क्या होगा, ये है कॉपर का, ये है जिंक का, ये है सोडियम का। तो कितना पदार्थ निर्मुक्त हुआ या कितना पदार्थ इन पर निक्षेपित हुआ, तीनों पे, वो डिपेंड करेगा इसके तुल्यांकी भार पर। यही दूसरा नियम है फैराडे के विद्युत अपघटन का। और मात्रात्मक पक्ष का अर्थात किस पदार्थ का इलेक्ट्रोड है उस पर डिपेंड करेगा अवमुक्त और निक्षेपित पदार्थ की मात्रा पर। अब हम बात करेंगे इसका का खंड है कि विद्युत अपघटन के उत्पाद क्या क्या होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इलेक्ट्रोड विद्युत रासायनिक श्रेणी का जब हमने अध्ययन किया था तो हमने बताया था उन पर सबसे एक्टिव, जिनका माइनस विभव सबसे ज्यादा, वो सबसे एक्टिव होते हैं, और निम्न जो नीचे की ओर पाए जाते हैं उनका विभव प्लस होता है, यानी कम ऋणात्मक होता है, तो वे क्या होते हैं, उनका विभव कम होता है। इस प्रकार से ये निष्क्रिय होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम वैद्युत अपघटन कर रहे हैं और इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है, यदि इलेक्ट्रोड क्रियाशील है तो वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, यदि इलेक्ट्रोड क्रियाशील नहीं है, अक्रिय है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, केवल इलेक्ट्रॉन के स्रोत के रूप में कार्य करेगा। अतः किसी पदार्थ का विद्युत अपघटन करने पर अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए उत्पाद अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे वैद्युत अपघटन के उत्पाद अक्रिय इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, केवल इलेक्ट्रॉन का स्रोत, केवल इलेक्ट्रॉन दे देंगे, खुद नहीं चाहिए, यानी अपने साथ दूसरे पदार्थ को जोड़कर प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। जबकि क्रियाशील इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेता है, वो खुद इलेक्ट्रॉन भी देता है और रिएक्शन करके दूसरा पदार्थ यानी प्रोडक्ट में भी बदल जाता है। अतः अभिक्रिया तथा अक्रिय तथा क्रियाशील इलेक्ट्रोडों के लिए वैद्युत अपघटन के उत्पाद अलग अलग हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से देखें, प्रकरण को समझें। जय हो प्रभु।